स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ईआर मॉडल के बारे में। ईआर मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ईआर मॉडल टोटल हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ईआर मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्या जरूरत थी ईआर मॉडल की कि ईआर मॉडल लाने की जरूरत पड़ी। देखिए समझते हैं पहले बात को। मान लीजिए हम बनारस से हैं और हमको घूमने जाना है दिल्ली, ठीक है। तो घूमने से पहले हम उसकी तैयारी करेंगे। तैयारी करने से पहले हम अपनी पैकिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम किससे घूमने जाएं। हमारे पास कई ऑप्शन रहेंगे, ट्रेन रहेगा, बस रहेंगे और अपनी खुद की कार। मान लीजिए हम ट्रेन से डिसाइड करते हैं। अब ट्रेन में भी कई ट्रेन है, कौन सी ट्रेन पकड़े ये डिसाइड करना होगा, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रेन हम डिसाइड कर लिया, अब इस ट्रेन का हमको टिकट लेना है, ठीक है। फिर नई दिल्ली स्टेशन में उतर के हमको कहीं रुकना पड़ेगा किसी होटल में, ठीक है। अब उस होटल से रुक के हमको एक एक जगह कवर करना है, हर जगह घूम के फिर वापस भी आना है। तो ये यहाँ से चलने से पहले अगर हम ये सब पूरा डिसीजन ले लेते हैं कि हमको किस ट्रेन से जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ घूमना है, तो हमारा काम बहुत स्मूथली हो जाता है और हमारा टूर बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर ये डिसीजन नहीं लेते तो हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ठीक इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हम अपने क्लाइंट से, मतलब जिसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उससे पूरी इंफॉर्मेशन लेके एक ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना लेते हैं कि वो सॉफ्टवेयर हमको कैसे कैसे डेवलप करना है, क्या उसमें बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कौन सा नया फीचर देना है, कौन सा पुराना फीचर देना है, ये सब डिसाइड कर लेते हैं। इसको हम डिटेल में अभी 2-3 मिनट बाद देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं, इससे 2-3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको हम डायरेक्ट देख लेते हैं। पहला है, एप्लीकेशन डेटा नीड टू बी स्टोर्ड इन सेट ऑफ फाइल फिजिकली। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर फिजिकल व्यू में हम देखें तो जो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है, जो हमारा डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है, वो सेट ऑफ फाइल्स के रूप में होता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है अगर हम फिजिकली देखते हैं। लेकिन अगर हम लॉजिकल व्यू से आरडीएमएस, मतलब हम समझ लेते हैं हमारी आंखें आरडीएमएस हैं और एज आरडीबीएमएस होके देखें तो वो लॉजिकल व्यू होता है और उससे हमें ये पता चलता है कि जो डेटाबेस में हमारी डेटा स्टोर है वो कहाँ स्टोर है, एज ए सेट ऑफ टेबल के रूप में, मतलब टेबल के रूप में बन के डेटाबेस में हमारे डेटा कई सारे स्टोर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन उठता है, ईआर डायग्राम की खोज किसने की थी और कब की थी? पीटर चेन ने डेवलप किया था 1976 में, ठीक है। अगली बात उठती है कि ईआर डायग्राम कौन सा लैंग्वेज है। ये देखते हैं दोस्तों, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल। यूएमएल का काम क्या होता है? इन ए जनरल पर्पस डेवलपमेंट मॉडलिंग लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। जो भी हम डिजाइन करते हैं, जो भी मॉडलिंग या डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज उसकी एक लैंग्वेज है यूएमएल, और यूएमएल के अंदर ही ईआर डायग्राम आता है। ईआर डायग्राम भी एक लैंग्वेज है जो कहाँ पे आती है? यूएमएल के अंदर, ठीक है। अब चौथी बात, ईआर डायग्राम का सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है? बैकबोन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों, ऑप्शन में केवल बैकबोन ही रहता है। ईआर डायग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एज ए बैकबोन काम करती है। मतलब जैसे आप कहीं सफर करने वाले हैं, उससे पहले पूरा खाका तैयार कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एज ए बैकबोन लगा रहेगा आपके साथ, ये करना है, फिर ऐसे जाना है, फिर यहाँ पे जाना है। ठीक उसी तरह जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो ईआर डायग्राम अगर उसका हम बना लेते हैं तो वो एज ए बैकबोन काम करती है, ठीक है। अब दोस्तों ईआर डायग्राम के बारे में समझते हैं। ईआर डायग्राम होता क्या है? फर्स्ट,
द ER मॉडल डिफाइन द कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ अ डेटाबेस। हमने कहा था ना दो व्यू होते हैं, एक फिजिकल व्यू, दूसरा कॉन्सेप्चुअल व्यू या लॉजिकल व्यू। तो ER डायग्राम जो है कॉन्सेप्चुअल व्यू या लॉजिकल व्यू को डिफाइन करता है कहाँ पे, डेटाबेस में। सेकेंड थिंग, इट वर्क्स अराउंड रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड द एसोसिएशन अमंग देम। ये रियल वर्ल्ड, अभी आपको हमने एग्जांपल देके बताया था कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप कैसे कैसे जाओगे, कैसे पूरा, तो उसी तरह जो ER डायग्राम भी है वो जो सॉफ्टवेयर बनाना होता है उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके एक डायग्राम बनाता है। थर्ड पॉइंट, ER डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा दैट डिस्क्राइब हाउ डेटा इज रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे उसका जो भी डेटाबेस होगा उसमें डेटा एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे, ER डायग्राम वो दिखाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। एक वेबसाइट है आपकी, ठीक है, तो ये कैसे कनेक्ट होगी, डेवलपर पहले इसको क्रिएट किया होगा। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल शेप है ये इंटाइटिटी बताती है और ये डायमंड शेप जो है वो रिलेशनशिप बताता है हमारा। इसके बारे में भी आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक विजिटर इंटाइटी है और विजिट्स करना उसका रिलेशन है कहाँ पे, वेबसाइट में। तो ये ER डायग्राम एक दूसरे को कनेक्ट करके बताया कि कैसे डेटा फ्लो करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटाइटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल। ER मॉडल में कौन कौन सी जरूरी चीजें होती हैं, देखिए ER मॉडल में क्या किया गया, कुछ फैक्ट को लेके, मतलब कुछ स्पेशल कैरेक्टर या कुछ स्पेशल डायग्राम को कुछ नाम दे दिया गया है। जैसे हम कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उससे समझते हैं कैसे क्या किया गया है। देखिए, जो हमारा कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे जरूरी चीजें हमें क्या क्या होंगी, स्टूडेंट होगी और फैकल्टी होगी। फैकल्टी क्या करेगा, स्टूडेंट को पढ़ाएगा। ठीक है, तो जो फैकल्टी और स्टूडेंट है वो क्या होंगे, इंटाइटी होंगे, मतलब मेन ऑब्जेक्ट। इंटाइटी मीन्स ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या होंगे, फैकल्टी, स्टूडेंट। प्रिंसिपल हो गए, मैनेजमेंट हो गया, लेकिन हम अभी दो ही को लेकर चलते हैं, फैकल्टी और स्टूडेंट हमारे क्या हो गए, इंटाइटी। और इनको हम किसमें लिखेंगे, एक रेक्टेंगुलर आयताकार या वर्गाकार से शेप में लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे दोनों इंटाइटी हो गए। अब फैकल्टी क्या करता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो कौन दिखाएगा, वो एक डायमंड शेप में हम दिखाएंगे। देखिए फैकल्टी क्या करता है, टीचर्स इसको, स्टूडेंट को, इनके बीच में जो रिलेशन है वो हम एक डायमंड शेप में दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट के, फैकल्टी के भी कई एट्रीब्यूट होंगे, स्टूडेंट भी के कई एट्रीब्यूट होंगे। एट्रीब्यूट क्या होता है, गुण। मतलब फैकल्टी को हम कैसे पहचान सकते हैं, एक स्टूडेंट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि ये वही स्टूडेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें कई गुण होंगे, कुछ सेम गुण होंगे सारे स्टूडेंट में, कुछ अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उन्हें एट्रीब्यूट करते हैं। तो कैसे जान सकते हैं, देखिए उनको किस शेप में दिखाते हैं, एक्लिप्स शेप में। ठीक है, एट्रीब्यूट को ये देखिए, ये प्योर सिंगल एट्रीब्यूट है। ठीक है, इस एट्रीब्यूट भी कई तरह के होते हैं जिनके बारे में डिटेल में हम आगे समझेंगे। ये डेराइव्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मतलब कि इसके बाद कई वैल्यू रहेंगी। जैसे अगर एड्रेस को ले लें, कई तरह के एड्रेस होते हैं, इनका डिटेल में हमने आगे वर्णन किया है। ठीक है, ये डेराइव्ड एट्रीब्यूट है, मतलब कि इसकी वैल्यू इसमें रहती नहीं है। ठीक है, और ये की एट्रीब्यूट है। चलिए एट्रीब्यूट के बारे में डिटेल में समझते हैं। एटॉमिक वर्सेस कंपोजिट, पहले देखते हैं एटॉमिक वर्सेस कंपोजिट। देखिए एक स्टूडेंट है, हमारी एक एंटिटी है क्या, स्टूडेंट नाम की, रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका नेम होगा, नेम एक एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, देखिए एटॉमिक और कंपोजिट हम अपने हिसाब से बना सकते हैं कि हमें एटॉमिक डेटाबेस में से एटॉमिक एट्रीब्यूट एज एटॉमिक एट्रीब्यूट सेव करना है या एज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे हमारा नेम है, अब इस नेम में जैसे आप IBPS का फॉर्म भरते तो आपको क्या आता है, फर्स्ट नेम, लास्ट, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल दें तो ये जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है कंपोजिट एट्रीब्यूट हो जाएगा।
क्योंकि नेम तो एक ही है, लेकिन जब तक तीनों आपस में मिल के एक नहीं होगा तब तक वो नेम नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। नेम से अगर आपको नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट का एड्रेस देखिए, ये हमारा क्या है, कंपोजिट। क्यों दोस्तों ये कंपोजिट क्यों? देखिए, एड्रेस बिना स्ट्रीट नंबर के, सब अर्बन के, स्टेट के और पोस्ट कोड के पूरा नहीं होगा। मतलब कि एट्रीब्यूट के अंदर भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हों जिनके बिना वो एट्रीब्यूट पूरा नहीं होता है, तो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कराता है। देखिए यहाँ पे हमने इसको एटॉमिक एट्रीब्यूट बनाया, नेम को फर्स्ट नेम अलग रखा है, लास्ट नेम अलग रखा है, तो ये एटॉमिक एट्रीब्यूट होंगे। कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम ऐसे शो करते हैं, ये देखिए ये आपका, ठीक है दोस्तों, ये पूरा आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ठीक, और ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये सब एटॉमिक एट्रीब्यूट है क्योंकि इसमें एक ही नाम आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड। देखिए दोस्तों, सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यू में अंतर क्या होता है, ये आप तो देख ही चुके हैं। ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है, दोनों में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये कंपोजिट है, ठीक है, और ये हमारा जो है मल्टी वैल्यूड है। मल्टी वैल्यूड को हरदम हम डबल लाइनिंग में दिखाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मोबाइल नंबर एक आदमी के पास कई हो सकते हैं। मान लीजिए एक रिलायंस नेटवर्क का हो, दूसरा जियो नेटवर्क का हो, तीसरा एयरसेल नेटवर्क का हो, लेकिन तीनों अलग अलग वैल्यू रखते हैं। ये तीनों इस डेटाबेस में हो सकते हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग वैल्यू है, तीनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। मान लीजिए अगर ये दो हम हटा भी देते हैं तब भी हमारे पास ये एक वर्क करेगा जिससे हमें इसके फोन नंबर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसको मल्टी वैल्यू कहते हैं। लेकिन एड्रेस में अगर हम स्ट्रीट हटा देते हैं तो एड्रेस हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट। आगे देखते हैं स्टोर्ड वर्सेस डेराइव्ड। देखिए दोस्तों, डेराइव्ड को ऐसे हम डॉटेड लाइन करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए डेराइव्ड एट्रीब्यूट होता क्या है, हमारे पास एक एटॉमिक एट्रीब्यूट है बर्थ डेट, ये हमको पहले से पता है। ठीक है, अगर हमको किसी का बर्थ डेट पता है तो हम एज निकाल सकते हैं कि नहीं, हम अपने आप एज निकाल सकते हैं, हमें उससे पूछ के लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक डेराइव्ड एट्रीब्यूट है कि बर्थ डेट के थ्रू हम एज आराम से निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों आईबीपीएस में आप एक जगह एक एग्जाम का बना लीजिए। ठीक है, स्टूडेंट एग्जाम का, उसने 20 क्वेश्चन किया, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, जिसमें से उसके 2 क्वेश्चन गलत हैं और गलत होने पे भी 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, तो आप इस इंफॉर्मेशन के थ्रू उसका टोटल नंबर निकाल सकते हैं कि नहीं, बहुत आराम से इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप उसका टोटल नंबर निकाल सकते हैं। तो जो टोटल नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, डेराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक उसी तरह जिस हिसाब से बर्थ डेट के थ्रू हम एज फाइंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं नल वैल्यू। देखिए दोस्तों, कभी कभी आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे स्टूडेंट में दो एट्रीब्यूट पूछता है। एक तो आपका मोबाइल नंबर पूछता है, दूसरा ईमेल आईडी। एक जगह आपके स्टार लगा रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहता है। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना ही करना है, मोबाइल नंबर आपको देना ही देना है, ये नल वैल्यू नहीं लेगा। अगर आप इसको नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे स्टार नहीं लगा रहता है, इसका मतलब ये होता है कि ये नल वैल्यू लेगा। अगर यहाँ पे आप कुछ भी नहीं भरते तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। ठीक इसी तरह डेटाबेस में भी हर एक एंटिटी का जो एट्रीब्यूट है हम नल वैल्यू दे के बना सकते हैं कि अगर उसमें कुछ भी नहीं भरा हो तब भी वो प्रॉपर वर्क करे। ठीक है, पांचवी चीज की एट्रीब्यूट। देखिए दोस्तों, की एट्रीब्यूट के बारे में समझते हैं। की एट्रीब्यूट के बारे में हम डिटेल में अगले पार्ट में समझेंगे। यहाँ पे बस समझ लीजिए की एट्रीब्यूट को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, देखिए एक स्टूडेंट है, उसके ये 3 एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अगर हमको इसमें स्टूडेंट
आईडी को की एट्रीब्यूट बनाना हो तो हम एक नीचे लाइन खींच देंगे। इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि किसी भी स्टूडेंट आईडी की आईडी जो है सेम नहीं होगी। मतलब राम श्याम राम, ठीक है, ए क्लास बी क्लास ए क्लास, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये 3 लोग हैं, राम श्याम राम। राम ए क्लास में पढ़ता है, श्याम बी क्लास में, राम ए क्लास में पढ़ता है। लेकिन ये देखिए स्टूडेंट आईडी राम की 1 है, श्याम की 2 है और राम की 3 है। अगर इसको हम की एट्रीब्यूट बना देते हैं तो देखिए कहीं से मैच नहीं कर रहा ना। अगर आप नाम से ढूंढेंगे तो आपको 2 नाम मिलेगा, अगर नाम से भी क्लास फिल्टर करेंगे तो दोनों एक ही क्लास में। आप दोनों लड़कों को पहचानेंगे कैसे? आप स्टूडेंट आईडी के थ्रू पहचान सकते हैं, क्योंकि दोनों का की एट्रीब्यूट हमने बना दिया है जो अलग अलग है, ठीक है। इसी तरह किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर हम कर सकते हैं, की एट्रीब्यूट होता है और उसको एक इक्लिप्स बना के अंडरलाइन करके दिखाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।